Hello everyone, I hope you all are fine there. My name is Kanupriya, your English toast here. I welcome you here at Blueprint Digital, the platform that provide you academic books as well as videos of all the classes of all the subjects and in both the mediums, English as well as Hindi. Before beginning, I would tell you two things to do. One, if you are new to the channel, then you must subscribe the channel and also press the bell icon along with it. Secondly, you must sit with book, notebook and pen so that you are able to jot down all the details we cover here in the form of storyline here. It is going to be handy for you at the time of revision. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. Chapter 3, Discovering Truth, the saga remains by A.R. Williams. So let us read about the chapter. The story Discovering Truth, the saga continues. The saga means a tale. ठीक है, एक कहानी. ठीक, is a description of the exploration. Exploration means finding out something through researches, right? Conducted by a team of researchers and several research experts came forward for this exploration. तो exploration क्या है, आप सबको पता है that Egypt was known for its legacy of kings and royal life. ठीक है ना, legacy हुआ करती है, मतलब हुआ करती थी legacy of royal life. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हर चीज़ रॉयल तरीके से होती थी. even the death ceremony was done with all the royalty आउटलुक. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे क्या है, एक इजिप्ट में हम सबको पता, हमने सुना है एक नाम मम्मी. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट मम्मीज. ठीक है ना, वो जो मम्मीज होती हैं जो बैंडेज से लिपटी हुई रहती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मम्मीज हुआ करती थी. तो यहाँ पे भी एक एक्सप्लोरेशन है उन्हीं पिरामिड्स में या टोम्स में. वन ऑफ दोज एंशियंट ममी, और वो भी रॉयल किंग की. ठीक है, एक रॉयल किंग भी नहीं बोलूँगी मैं, प्रिंस बोलूँगी, जो कि प्रिंस थे बट छोटी एज में ही किंग का जो पोजीशन था वो मिल गया था. ही हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग हिज थ्रोन. ठीक, थ्रोन का मतलब क्या है, राजगद्दी, और राजगद्दी से रिलेटेड हमें क्या मिल रहा है, राज्य. सो पूरे राज्य को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें एक छोटी सी एज में मिल गई थी, राइट. सो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एक मम्मी है, इजिप्ट की हैं, बहुत एंशिएंट है. उनकी डेथ यंग एज में कैसे हुई, उसके ऊपर एक एक्सप्लोरेशन किया गया, वो हमारे चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया. अब इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन तरीका जो दिया गया है, या मेन मैं पर्पस कहूँगी जो दिया गया है, वो ये है बेटे कि यहाँ पे हम आर्कियोलॉजी का क्या एडवांसमेंट हुआ है उसको बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान पाएंगे. ठीक, जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंस की है. Conducted by a team of researchers and several experts came there and did their research on it. It gives an account of struggles the team faces to unravel. Unravel means to disclose something, right? To disclose the mystery of the death of a teenage ruler, King Tut. अभी इनका पूरा नेम, जो फुल नेम है वो हम पढ़ेंगे. अभी इसमें 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई है. बेसिकली वो किंग टुट के फादर हैं और थर्ड हैं किंग टुट के ही ग्रैंडफादर, राइट. द स्टोरी, जो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अच्छा पॉइंट है ये. The story also highlights a change in the methods of archaeology. Archaeology, when we are studying the ancient things, right? तो आर्कियोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, एंशियंट चीज़ें या बिल्डिंग्स वगैरह जो है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सो दैट इज द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी. दिस इज समथिंग you should be already knowing, right? From a few decades back to the present era of modern technology, or
अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो स्टोरी वहाँ उस टाइम से कंटिन्यू हो रही है जिस टाइम आर्कियोलॉजी का कोई स्पेशल मॉडर्न मेथड नहीं होता था, और अब बहुत लेटेस्ट अपडेट्स हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, और उसके थ्रू किस तरीके से पूरी इमेज या पूरी मिस्ट्री सॉल्व की जाती है वो इस चैप्टर में हमें देखने को या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन conducted in 1922. 1922, almost a century ago, just 98 years ago, right? So 98 years ago, कार्टर नाम के एक रिसर्चर ने, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिस टाइम कोई भी मॉडर्न टेक्निक नहीं होती थी उस टाइम कैसे रिसर्च कंडक्ट की है इसके बारे में बताया है। ठीक है, I'll come to a side for a minute. I want you all should note down this in your notebook for your future reference. Then we'll continue with the chapter. So beginning with the chapter's summary, death of King Tut. सबसे पहले तो किंग टुट का पूरा नाम जान लेते हैं। It is Tutankhamun. This is the full name of King Tut, and he is called by the first three letters of his name. ठीक है ना? So he was teenaged after the demise of his father. He was very young when he took control over the throne of his kingdom, right? Teenaged heir means carrier, or you can say successor. ठीक है ना? तो वंश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो एक टीनेज्ड आयर थे, सक्सेसर थे अपने किंगडम को चलाने के लिए या अपने थ्रोन को रूल करने के लिए ऑफ द रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट। ठीक, और वो कौन सा थ्रोन है ये भी अभी पढ़ते हैं हम। ही वॉज द लास्ट सक्सेसर ऑफ हिज पावरफुल फेराओ डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी क्यों बोला गया है? क्योंकि जिसके सक्सेसर्स रूल करते चले जाते हैं वो पूरी डायनेस्टी बन जाती है, जिसमें किंग के सन ऐसे कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल स्टेजेस। ठीक है ना, एक पर्सन जो है काफ़ी ईयर्स तक, सेंचुरीज तक इवन रूल करते हैं। सो आफ्टर हिज डेथ इट वॉज द मार्क ऑफ एंड ऑफ दिस डायनेस्टी। नाउ बॉडी वॉज लेड व्हेन ही डाइड, and when it was seen that his body was discovered, on seeing that it was clear that his body was laid in gold. Laid in gold का मतलब क्या है? fully loaded. उनकी बॉडी फुल्ली लोडेड थी, किसके साथ? गोल्ड के साथ। ठीक है, गोल्ड पूरा लदा हुआ था उनकी डेड बॉडी पर। ऑल्दो डेड बॉडी क्या है, तब तक तो पिघल गई या स्किन स्पॉइल हो जाती है। ओनली वॉट इज लेफ्ट आर द स्केलेटन, द बोन्स। ठीक है, स्केलेटन ही बचता है। तो उसके ऊपर भी ये क्लियर था कि पूरा गोल्ड का था, यहाँ तक कि उनकी कॉफिन भी गोल्ड की थी। ठीक, द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर अनक्लियर। डिटेल्स ऑफ पासिंग अवे क्यों अनक्लियर बोला जा रहा है? क्योंकि किसी को भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ दैट वॉज एट दैट टाइम दैट वॉज ही मर्डर्ड और ही हैड अ नेचुरल डेथ। वॉट वॉज इट? अ नेचुरल डेथ और द मर्डर? कैसे मरे वो? ठीक है ना, या और ही वॉज हैविंग अ वॉर विद सम अदर एनिमी डायनेस्टी, तो वो तब मरे हैं, ये किसी को नहीं क्लियर। ठीक, इट हैज़ बीन देयर सिंस एजेस, सिंस सेंचुरीज। और वो डिस्कवर होती है कब? 1922 में। 1922 में उनकी टॉम डिस्कवर हुई। उसके बाद उनकी बॉडी आफ्टर 1922, आफ्टर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ऑफ स्पैन, 1922 के 80 ईयर्स के बाद उनकी बॉडी जो है एक कंप्लीट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके से एक्सप्लोर की जाती है। ठीक, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम कैसे कह सकते हैं? बाय CT स्कैन एंड फॉरेंसिक रिसर्चेस। फॉरेंसिक रिसर्च के बारे में आपने सुना होगा सबने। ठीक है, तो ये सारी फॉरेंसिक रिसर्च वगैरह के थ्रू, CT स्कैन के थ्रू, जिससे और इस फॉरेंसिक रिसर्च के थ्रू उनकी पूरी बॉडी का जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा सकता है। और ये डिस्कवर किया जाएगा
कि ऐसा क्या रहा कि उनकी जो थी यंग एज में डेथ हुई, या ये कह सकते हैं कि वो बॉडी की एनाटॉमी को एनालाइज करेंगे कि क्या कौन कौन से पार्ट्स में, ठीक है, उनको इंजरी थी या नहीं थी, तो डेथ का क्या रीज़न रहा, राइट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। डिटेल्स अबाउट टूथ्स एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर्स ये कह सकते हैं कि मतलब कुछ डिसेंडेंट्स जो रहे हैं फ्रॉम द मेन किंग टू द फर्दर डिसेंडेंट्स, की टूट तक सारे डिसेंडेंट्स आए और उसके बाद सबकी अनफॉर्चुनेटली या अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई, ठीक है। सो टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर, यहाँ पे फादर और ग्रैंडफादर क्यों कहा गया है, बेसिकली तो ये जो है ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। बट टूथ का फादर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो रूल्स या जो फॉलोअप था डायनेस्टी को रूल करने का, उनके ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंडफादर्स का, टूट उस चीज़ को रिस्टोर करते हैं और बिल्कुल उन्हीं के कहे पर या उन्हीं के तरीक़ों से, मेथडोलॉजी से ही चलते हैं, इसलिए यहाँ पे फादर और ग्रैंडफादर कहा गया है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो भी ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। सो अ पावरफुल फेराओ, और बेसिकली उनका जो नेम था, ठीक है, पहले तो किंग्स के नेम नहीं होते थे अलग अलग, मेन किंग होते थे वो अपने नेम के आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे यूज़ करते थे अपने नेम के लिए। जैसे हमने पढ़ा है किंग लुइस 16 मीन्स 15 फर्दर उसके असेंडेंट्स रह चुके होंगे, राइट। सो हम ये चीज़ को हटा देते हैं। नेक्स्ट, टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर पावरफुल फेराओ एंड हिज नेम वाज एमेनहोटेप III, राइट। एंड फादर, उनके बाद आते हैं एमेनहोटेप IV, ठीक है, जो कि किसके सन थे, एमेनहोटेप III के, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, उनको अपने फादर की रूलिंग या वर्शिप जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें पसंद नहीं थी, कुछ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में फादर के आइडियोलॉजी से वो मैच नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे प्रमोट की एटन की, ठीक है। इजिप्ट के अकॉर्डिंग एटन का मतलब है द सन, द सन, ठीक है, द पावर ऑफ सन। तो एटन की वर्शिप उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक। और अपना नाम यहाँ पे जो ही चेंज हिज नेम है, यहाँ पे बात हो रही है एमेनहोटेप IV की, हु चेंज हिज नेम टू आकेन, ठीक है, एकेनाटन। एंड देन ही फर्दर शिफ्टेड, अब वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। अब नेक्स्ट चेंज, वो चेंज नंबर 1 ये था, चेंज नंबर 2 ये था कि उन्होंने जो अपनी रिलीजियस कैपिटल थी, जो फादर के टाइम पे थी, वो थी थेम्बिस, ठीक है, ये पहले थी, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दी इसको अमारना नाम की जगह पर, राइट। एंड देन देयर इन द एंटायर डायनेस्टी उन्होंने आमुन के ऊपर अटैक किया। आमुन के ऊपर अटैक क्या किया, बेसिकली ये जो मेजर गॉड थे जिनको एमेनहोटेप III वर्शिप करते थे, उनकी सारी जो टेम्पल्स थे, वर्शिप प्लेसेस थी या इमेजेस, डेटीज थी, वो सब उन्होंने तुड़वा दी और क्या इरेक्ट करवा दिया, एटेन की आइडियोलॉजीज, डेटीज और टेम्पल्स, ठीक है, बिकॉज ही जस्ट प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ सन, ठीक है। और यहाँ पे एकेनाटेन का उन्होंने जो मीनिंग रखा वो क्या रखा, सन ऑफ गॉड, सन गॉड। हाउ सिमिलर इट इज, सन ऑफ सन गॉड, ठीक है, या सर्वेंट भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, सेवक, जो कि क्या हो, सन गॉड का सेवक हो, ठीक है ना। सो उन्होंने अटैक करवाया, बेसिकली वो सारी पुरानी डेटीज हटवा दी और सिर्फ 18 की वर्शिप उन्होंने कंटिन्यू रखी। बट उसके बाद आते हैं एक और रूलर, इनकी डेथ के बाद, किसकी, एमेनहोटेप IV की डेथ के बाद आते हैं एक और रूलर, और इस रूलर के बारे में, इन रूलर के बारे में भी सब कुछ मिस्टीरियस है कि कौन थे कौन नहीं थे, कुछ नहीं पता चल पाया उनकी हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज ही टू डाइड एट अ यंग एज, ये भी यंग एज में मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं उनके ही डिसेंडेंट, दैट वाज टूट, ठीक है। अब टूट जो डिसेंडेंट बने, उनका जो
इनिशियल नेम था, जो बिगिनिंग नेम था, वो था तुटअनखातेन, ठीक है, बिकॉज ही वॉज फर्दर डिसेंडेंट ऑफ एमेनहोटेप, जिन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया था, तो उन्हीं के फर्दर डिसेंडेंट हुए ये तुटअनखातेन। सो इस नेम को जब वो एग्जिस्टेंस में आए अपने फादर की डेथ के बाद, तो उन्होंने अपना सबसे पहले तो नेम चेंज किया, ही चेंज हिज नेम, ठीक है, और उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, टुट, क्योंकि आमुन, मैंने आपको अमुन के बारे में बताया होगा, यस ये रहा, ठीक है, तो उन्होंने अपना नेम अपने ग्रैंडफादर के ही रिचुअल्स के तरीके से या आइडियोलॉजीज के तरीके से फॉलो अप किया, इसलिए टुट आमुन से उन्होंने रखा तुटअखामुन। तुटअखामुन, राइट। सो ही रिस्टोर्ड ओल्ड वेज, और उन्होंने वापस से आमुन की पूजा शुरू करा दी, ठीक है, और वर्शिप और सब चीज़ें जो थी, बिकॉज मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल हैड बिलीव इन आमुन, राइट। रूल फॉर 9 years, और उनका जो रूलिंग स्पैन था वो जस्ट 9 years का था। उसके बाद वो अचानक से उनकी डेथ हो जाती है सरप्राइजिंगली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो उनकी डेथ हुई है उसके बाद ये पूरी डायनेस्टी ही क्या हो गई, इट केम टू एन एंड। नाउ बिगिंस द पार्ट ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन की, उनकी टोम में क्या था, उनके अर्ली लाइफ के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तब उनकी कॉफिन से, उनके टोम से उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता लगाया गया, ठीक है। अलग अलग टाइम पे उनकी जो टोम थी वो रिसर्च प्रोसेस में गई, तो उसके बारे में अभी यहाँ हम पढ़ेंगे। सो आगे पढ़ते हैं थोड़ा उनके लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है। लाइफस्टाइल कैसे पता चला उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, जब बॉडी को डिस्कवर किया जा रहा था, बेसिकली डिस्कवर करने के बाद उसको एक्सप्लोर किया जा रहा था, तब ये कुछ चीज़ें सामने आती हैं। वो क्या है हम देख लेते हैं। सो दीज डिटेल्स हैव गिवन बाय कार्टर, हिज नेम इज होवर्ड कार्टर, और ये जो रिसर्च की गई है, ये रिसर्च की गई है 1922 में, ठीक है। होवर्ड कार्टर एक बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उस टाइम के, ठीक है, माने गए हैं। दूसरी चीज़ ये भी देखा गया है कि क्योंकि इजिप्ट क्या था, लैंड ऑफ ममीज़ है, हम सबको पता है, लैंड ऑफ पिरामिड्स एंड ममीज़, ठीक है ना। सो बीइंग लैंड ऑफ पिरामिड्स एंड ममीज़, बाय दैट टाइम जब तक तुतनखामुन की या किंग टुट की बॉडी को डिस्कवर किया गया, तब तक लगभग 600 ममीज डिस्कवर की जा चुकी थी, ठीक है ना। 600 had already been discovered, and when the body of Tut was found, it was found in 3 layered coffin. 3 coffins थी बेसिकली, लेयर्ड तो मैं नहीं कहूँगी, 3 कॉफिन थी। There were 3 coffins. एक तो थी मेन कॉफिन। कॉफिन क्या होता है, वो जो बॉक्स जिसमें बॉडी को रखा जाता है फॉर द ब्यूरियल टाइम, ठीक है, दफनाने के तौर पर जिसमें रखा जाता है, उसे कॉफिन बोला गया है। तो वहाँ पे 3 कॉफिन थी, एक नहीं थी। एक में वो खुद थे, दूसरे में उनकी कुछ एसेंशियल्स थी, तो वो देख लेते हैं। सो हिज बॉडी वॉज नेस्टेड इन 3 कॉफिन्स। पहली कॉफिन में एक श्राउड था, ठीक है। श्राउड बेसिकली होता है एक डेड पर्सन के ऊपर जो क्लॉथ दिया जाता है, ठीक है ना, टू कवर इट्स बॉडी कम्प्लीटली, उसे बोलते हैं श्राउड, ठीक। वो सजा हुआ था किससे, गार्लैंड्स। अब ऐसा नहीं था जब उनकी डिस्कवर हुई बॉडी तो वो ताजे फूल थे या ताजी पत्तियां थी, ऐसा नहीं था। दे ऑल हैड कम्प्लीटली ड्राइड अप, ठीक है। वो बॉक्स में बिल्कुल क्या हो चुकी थी, सूख चुकी थी, बिल्कुल सूख चुकी थी। बट उनको रिसर्च के थ्रू पता लगाया गया कि कौन कौन सी लीव्स हैं, कौन कौन सी फ्लावर्स हैं, या कौन से ट्विग्स या ग्रासेस हैं, ठीक। विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, साथ ही में वाइल्ड सेलरी, दीज आर सॉर्ट ऑफ सम ग्रासेस, ठीक है। वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। तो ये सारे फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जो कि यूजुअली मई और अप्रैल टाइम में, बेसिकली हम कह सकते हैं स्प्रिंग सीजन में ग्रो होते हैं। तो ये माना जा रहा था कि टुट की जो डेथ हुई है वो डेथ हुई है इन द मंथ्स ऑफ
अप्रैलों में, इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मार्च और अप्रैल, नॉट मे, राइट। सो मार्च और अप्रैल में उनकी डेथ हुई। अब थर्ड कॉफिन में ये क्या देखा गया, थर्ड कॉफिन में उनकी एक्चुअली में जो थी बॉडी थी, अब जो वो बॉडी थी, ठीक है, वो कंप्लीटली हार्डन्ड हो चुकी थी। हार्डन्ड मतलब बहुत सख्त हो चुकी थी। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, ठीक है, सब चीज़ सूख गई। तो जब वहाँ पे मेल्ट हो गई उनकी स्किन वगैरह, सब चीज़ें क्या है, पिघल कर, ठीक है, वो क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी। और उनकी जो स्किन वगैरह थी, ब्लड वगैरह था, या जो भी मसल्स थी या जो भी बॉडी पार्ट्स रहते हैं, उसकी वजह से क्या था, कॉफिन जो थी बॉडी से बिल्कुल क्या हो चुकी थी, चिपक चुकी थी। और इतनी ज़्यादा चिपक गई थी कि उसे निकालना बहुत मुश्किल था। आसानी से या किसी टूल की मदद से उसको निकालना पॉसिबल ही नहीं था। इतनी ज़्यादा वो क्या हो चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी। ठीक, ही वॉज लेड विद लॉट। अब जो दूसरी कॉफिन है, एक और कॉफिन है, उसमें ये पता चला कि वो सारी चीज़ें क्या थी, बहुत सारे गोल्ड के साथ। एक्चुअली जब तक 1922 में उनकी मम्मी को डिस्कवर किया गया, तब ये पता चला कि काफ़ी सारा उनका ट्रेजर जो है वो ऑलरेडी लूटेड था। लूटेड मीन्स इट हैड बीन रोब्ड ऑलरेडी। मे बी किसी और ने 1922 से भी पहले किसी और ने उसको देखा होगा, रिसर्च की होगी, तो तब ऑलरेडी वो ट्रेजर निकाल लिया गया है उसमें से कुछ। बट फिर भी जितनी भी ममीज उसमें से डिस्कवर हुई थी, वहाँ से डिस्कवर हुई थी, उन सब में सबसे रिचेस्ट कॉफिन जो कह सकते हैं, इवन आफ्टर देयर डेथ, जो सबसे रिचेस्ट ममी थी वो थी टुट की कॉफिन। ठीक है, बिल्कुल उसमें कंप्लीटली गोल्ड लैडन था। गोल्ड लैडन तो छोड़ो, उनकी एक कॉफिन ही पूरी गोल्ड की थी, जिसमें उनका पूरा बॉडी फेस स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कार्व्ड था। मतलब पूरी बॉडी, कॉफिन का जो बाहर का बॉक्स का जो ऊपर का कवरिंग होता है, लिड होता है, वो पूरी लिड उनकी फॉरवर्ड प्रोफाइल से, फॉरवर्ड प्रोफाइल मतलब आगे के जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बिल्ट था, बिल्कुल उसी फिजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इट वॉज कम्प्लीटली मेड ऑफ गोल्ड, वन ऑफ दोज कॉफिन। सो बहुत सारा गोल्ड था विद एवरीडे थिंग्स, क्योंकि इजिप्ट में और स्पेशली उस फेराओ डायनेस्टी में ये माना जाता है दैट देयर इज लाइफ इवन आफ्टर द डेथ। आफ्टर लाइफ होती है, तो उसमें एक इंसान को ना जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो चाहिए होती हैं। तो वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें सारी उस टाइम के अकॉर्डिंग रख दी गई थी। ठीक है, जैसे कि with everyday things like games, some of those games of that time, you must go through the chapter to have a better synopsis and the detailed understanding of the chapter, right? This is just a summary. You should never rely for your complete preparation through those petty summaries. You must go through the chapter for your best preparation, okay? And also go through question answers. You can use or refer to our handbook also, but you must go through several question answers also. That will help you learn और assist कि आप answers को कैसे produce कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, present कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। bronze razor, then some clothes, cases of food, cases मतलब वो जो box वगैरह रहते हैं, तो food और wine, ठीक है, उसके केसेस थे। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जितनी बेसिक और रेगुलर नीड की चीज़ें थी वो सब उनकी कॉफिन के साथ रखी गई थी। दैट दीज माइट बी यूज्ड इवन एट द टाइम ऑफ द आफ्टर लाइफ। ठीक है, वेयर देयर इज़ नॉट सपोज टू बी एनी आफ्टर लाइफ, बट ठीक है, उनके यहाँ या उनकी डायनेस्टी के अकॉर्डिंग ये कंसीडर किया जाता था। सो उनका ब्यूरियल एक प्रॉपर रॉयल तरीके से ही हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। सो कमिंग अहेड विद द एक्सप्लोरेशन डन बाय होवर्ड कार्टर की एक्सप्लोरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनकी बॉडी को डिस्कवर किया या कुछ क्लूज उनको मिल पाए या नहीं मिल पाए, राइट। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन बाय कार्टर टॉम वॉज रॉक कट। टॉम वॉज रॉक कट का मतलब है कि बेसिकली एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, चट्टान या पत्थर था या ज़मीन में था। ठीक है, बेसिकली वो ज़मीन में था, बहुत बड़ा रॉक पीस था
काफ़ी अच्छी वाइड लेंथ का था। तो बेसिकली वो जो टोम बनाई गई थी वो रॉक्स पे बनाई गई थी और इट वॉज 26 फीट अंडरग्राउंड, धरती में फ्रॉम द बेस लेवल, फ्रॉम द अर्थ लेवल, ग्राउंड लेवल, वो 26 फीट डीप थी। एंड नॉट ओनली दिस थिंग, उसकी आर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली की गई थी। आर्टिफिकेशंस के तौर पर वहाँ पे वॉल पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थी और उस पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है, उनकी लाइफ का थोड़ा आइडिया हुआ, ठीक है, कि लाइफस्टाइल क्या हुआ करता था उस टाइम। द बेसिक थिंग्स वर देयर। टूथ फेस वॉज गिल्डेड, तो जो उन्हें बेसिकली कॉफिन मिलती है, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि जो वो कॉफिन मिली थी, उनका जो कॉफिन का जो फ्रंट प्रोफाइल था उस कॉफिन के ऊपर वो कम्प्लीटली गोल्ड की थी और वो कार्व्ड था, राइट। द बॉडी वॉज कैरिड आउट इन द सन, अब बॉडी को बाहर निकाला गया, बॉडी को कॉफिन समेत। हम कहें कि बॉडी को लेकर आ गए थे, कॉफिन वहीं था, नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू दैट द बॉडी हैड कम्प्लीटली हार्डन्ड बिकॉज ऑफ द रेजिन पार्ट, द मोल्टन स्किन पार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी थी। एंड इट हैड बेसिकली इट वॉज अ स्केलेटन, है ना, तो स्केलेटन था, जो थोड़ा बहुत रिमेन्स थे बॉडी के, बहुत ही कम रिमेन्स थे, बहुत थिन लेयर थी स्किन की, और बाकी सारा पार्ट तो मेल्ट हो चुका था, राइट। द बॉडी क्यों मेल्ट हो चुका था, बिकॉज दैट बॉडी वॉज ऑलमोस्ट 3300 ईयर्स अगो, इतने साल पुरानी वो मम्मी है। सो वाई वुडेंट, इतने में तो शायद अर्थ रिक्रिएट होना शुरू हो जाए, इतने टाइम पुरानी वो क्या है, मम्मी है, ठीक। वैसे ऐसा नहीं होगा, इतने टाइम में अर्थ रिक्रिएट नहीं होगी, यस, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिवाइव हो जाएंगे। चलिए, द बॉडी वॉज कैरिड आउट इन सन, तो बॉडी को जब बाहर निकाला गया तो बहुत सारे वेदर चेंजेस हुए, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो इतनी तेज डस्टी स्टॉर्म्स आने लग गए, ठीक है। द विंड स्टार्टेड स्वर्लिंग, आफ्टर दैट डार्क क्लाउड्स, डेजर्टेड एरिया में क्लाउड्स देखने को यूजुअली एक कॉमन साइट नहीं होता, बट बिल्कुल डेजर्ट, इट वॉज कम्प्लीटली सैंड ऑल अराउंड टिल अ पर्सन कुड सी, ठीक है, जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक हर जगह रेत थी, डेजर्ट था। इवन देन द डार्क क्लाउड्स हैड कवर्ड द एंटायर टोम्ब, जिस टाइम वो बॉडी बाहर निकाली गई, ठीक है। अब जब बॉडी कॉफिन समेत वो बाहर आ रही थी आफ्टर these 3300 years, ठीक है, सो बॉडी को जब बाहर निकाला गया तो द टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट 195 अप्रॉक्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, इतनी मतलब, ठीक है, क्लाउड्स आ गए थे पर धूप में निकाला गया। अच्छा, कुछ एरियाज तक, कुछ किलोमीटर एरियाज तक बिल्कुल सिक्योरिटी रख दी गई थी। वाई कि हो सकता था जो विजिटर्स वगैरह थे या कोई चोर आ जाता और उठा के वो सारे ट्रेजर्स ले जाता या चुरा लेता, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक सब चीज़ों की सिक्योरिटी रख दी गई थी। कुछ विजिटर्स भी थे, सो दे वर वेटिंग एंड वॉचिंग द प्रोसेस कि किस तरीके से बॉडी को निकाला जा रहा है या उसका एक्सप्लोरेशन चल रहा है, ठीक है। सो द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन सैंड। अब बॉडी को जब निकाला गया तो कंप्लीट पूरी बॉडी तो आने ही रही थी, तो चेजल और हैमर, ठीक है, चेजल क्या होती है, एक छोटी सी पेनी सी खुरपी होती है जिसको यूज़ करके और हैमरिंग करके कांस्टेंट वो निकाली गई बॉडी, और बॉडी पूरी नहीं आ पा रही थी, इसलिए हर एक जॉइंट को कट कर दिया गया। जैसे पहले स्केल निकाला, फिर आर्म्स निकाले, फिर नेक पार्ट, ठीक है, इस तरीके से बॉडी को निकाल कर फिर असेंबल करके सैंड पर रख दिया गया था, ठीक है। बट कोई, हम कहें कि कोई कंक्लूजन था, नो कंक्लूजन वाज देयर, कोई कंक्लूसिव एविडेंट नहीं मिला उनकी डेथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उनकी बॉडी का कुछ टाइम बाद अराउंड 1965 एक सीटी स्कैन होता है और फिर ये स्टोरी आती है 2005 की तरफ, तो वो देख लेते हैं हम लोग। सो कमिंग टुवर्ड्स द फर्दर रिविलेशंस ऑफ टूथ्स बॉडी, so as I told in 1922 हावर्ड कार्टर डिड हिज रिसर्च, तो दोबारा उसके बाद होती है 1968 और इस टाइम होता है एक एक्सरे, ठीक है।
अगर यहाँ हम देखें जिस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम विजुअल तरीके से ही, विजुअलाइज तरीके से ही बॉडी को देखा गया था और समझने की कोशिश की गई थी. हाउएवर नथिंग कुड बी रिवील्ड, राइट. आफ्टर दैट इन 1968 एन एक्सरे वॉज डन. ठीक है, अ सिंप्लीफाइड एक्सरे वॉज डन एंड देयर इट वॉज रिवील्ड. ठीक है, जो एक्सरे हुआ था वो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया था, एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया था, और उन्होंने क्या देखा कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स नहीं है. तो अब यहाँ पर ये चीज़ें मिसिंग थी एक्सरे के थ्रू, बस यही पता चल पाया. अब ये मिसिंग 1922 में हुई थी या उससे पहले ही हो चुकी थी, बिकॉज ऑलरेडी द कॉफिन हैड बीन एक्सप्लोर्ड, क्योंकि वो विजिटेरियल एरिया था, लोग काफ़ी घूमने फिरने या टूरिस्ट वगैरह जाते थे वहाँ. तो ये 1922 में उस बॉडी पार्ट बाय पार्ट जिस तरीके से निकाली जा रही थी, उसमें प्लेस करते टाइम कोई भूल गया रखना, या पहले ही उसकी जो बॉडी थी एज इट इज़ रखी गई थी कि पहले ही मिसिंग थे या ब्रोकन थे. हाँ, ब्रोकन होते तो कुछ कंक्लूजन आ सकता था कि हाँ रिब्स पर चोट लगी या चेस्ट पर चोट लगी तो पर्सन की डेथ हुई, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं रिवील कर सकते थे क्योंकि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स दोनों ही मिसिंग थे. तो ये भी कंक्लूसिव नहीं था कि ये 1922 में, मतलब जो पहले रिसर्च हुई है तब मिसिंग हुआ है या उससे पहले ही मिसिंग था, राइट. देन अगेन इन 2005 ऑन 5 जनवरी, जब काफ़ी टेक्नोलॉजी इस एनाटॉमी रिलेटेड पार्ट से या फॉरेंसिक पार्ट से एडवांस कर चुकी थी, तब होता है एक CT स्कैन. इट इज़ कंप्यूटर टोमोग्राफी, एंड इन दिस कंप्यूटेड टोमोग्राफी अलग अलग तरीके से रेज आती हैं, और वो रेज जो हैं बॉडी को, या पूरी जो बॉडी रहती है या बोन्स वगैरह जो भी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू पास होती है, और CT स्कैन के थ्रू एक 3D इमेज बनती है, 3 डायमेंशनल इमेज बनती है. ठीक है, तो उस प्रोसेस के लिए ये गई. अब ये जो प्रोसेस किया गया ये ज़ाही हाफिज ने किया था, ये उनके सुपरविजन के थ्रू हुआ था. अब ये जो सुपरविजन के थ्रू हुआ, बेसिकली ये जो CT मशीन थी स्पेशली इस पर्पस के लिए डोनेटेड थी बाय साइमंस. ठीक है, उसी के मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उन्होंने डोनेट की थी. ठीक, अब ये जो स्कैन हुआ वो रात के टाइम पे होना था, तो बॉडी को बाहर निकाला गया, और जैसी बॉडी बाहर आती है फिर से जो वो क्लाउड्स वगैरह हैं और जो विंडी वेदर है वो फिर से शुरू हो जाता है. यू कैन ऑल्सो से इट वॉज अ कर्स ऑफ फेराओ, सॉरी. ठीक है, तो जो फिर से वो सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, डार्क क्लाउड्स और स्टॉर्मी वेदर, राइट. तो बॉडी जो है एक हाइड्रोलिक मीन्स वाटर बेस्ड, कोई ट्रीटमेंट देना था तो एक हाइड्रोलिक ट्रेलर पे उसको वर्कर्स वगैरह रैंप पे चढ़कर या क्लाइंब स्टेयर्स वगैरह क्लाइंब करके उसको चढ़ाते हैं. बट एज अ कर्स ऑफ फेराओ, ठीक है, ये मशीन जो है रुक जाती है. अब उसके बाद मशीन को स्कैन करने के लिए 2 स्पेयर, ठीक है, बिग फैंस लगाए गए जिस तरीके से. फिर उसके बाद वो स्कैन ख़त्म हुआ. इट टुक लेस देन 3 आवर्स टाइम. उसके बाद अच्छा, अगर हम CT स्कैन की बात करें तो वहाँ से क्या कंक्लूजन्स निकल के आए थे. कंक्लूजन ये था दैट देयर वर 1700 डिजिटल एक्सरेज फॉर्म्ड ऑफ बॉडी ऑफ टूथ. ठीक है, स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर. अगर आप स्केल देखें, लेंथ स्केल देखें तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसमें भी वो 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस में बनाई गई थी ताकि एक इंट्रिकेट, मतलब एक पूरा डिटेल्ड बॉडी स्ट्रक्चर मिल सके. बट हाउएवर इट वाज आल्सो फॉर्म्ड. बट ज़ाही हाफिज के नज़रिए से अगर देखें तो उन्होंने पूरी एक रात जाकर स्पेंड कर दी उसके रिसर्च के लिए. बट आफ्टर दैट ही फाइनली सेज नथिंग हैड वेंट रॉन्ग, कुछ गलत नहीं हुआ. नथिंग वेंट रॉन्ग क्या एविडेंस दे रही है या क्या कंक्लूजन दे रही है? दैट द मिस्ट्री इज येट अनक्लियर. इट इज स्टिल अ मिस्ट्री ऑफ डेथ. डेथ की मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही है, इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी.
ठीक है, सबसे ज़्यादा अटेंशन शायद उस बॉडी को मिला, बट फिर भी कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं आया कि उनकी बॉडी की डेथ मतलब उनकी डेथ क्यों हुई थी, बॉडी से कुछ भी रिवील नहीं हुआ, राइट। सो दे पुट दैट बॉडी बैक इनटू द टोम्ब, ठीक है, it was resting there, and when it rested there everything became clear again, ठीक है, and the entire sky was full of stars, and also there was a constellation just above, right above the tomb of Tut, and it was the Orion constellation. आपने constellations के बारे में सुना होगा, ठीक है, it was, and it seemed as if that Orion constellation was blessing the body of Tut, or you can say protecting, or was a blessing for the Tut's tomb. So here the chapter gets completed. I hope आपने सारे नोट्स कॉपी किए होंगे, नहीं किए तो रिवाइंड कीजिए, सारे नोट्स कॉपी कर लीजिए, ध्यान से सुना होगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी, बट चीज़ों को सीमेंट करने के लिए, सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को सीमेंट करने के लिए, अच्छे से माइंड में फिक्स करने के लिए, यू मस्ट गो थ्रू द चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स, राइट। इट वुड गिव यू अ बेटर, आई वुड से बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द topic and the content. I'm coming aside so that you can take a screenshot to note down the notes. Moreover, if you like the understanding of the video, अगर थोड़ा भी समझ में आए, then do give it a like. And also share it with your friends. Don't forget to share your review, your feedback in the comment box. We'll meet in the next chapter with a new chapter. Till then, stay tuned, but I'm saying bye-bye for today.